नीदरलैंड्स और नीदरलैंड्स, अगर कोई टीम इस वर्ल्ड कप क्वालिफायर में किसी फुल मेंबर को हराने का दमखम रखती थी तो एसोसिएट्स में से वो डेफिनेटली बिल्कुल उसी टीम ने कहीं ना कहीं एक टीम को मात दी है, और वो है 2 टाइम वर्ल्ड कप चैंपियन वेस्ट इंडीज़। जी हाँ, वेस्ट इंडीज़ की हम यहाँ बात कर रहे हैं। नीदरलैंड्स ने, ये होता है परफॉर्मेंस, इसे कहते हैं कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस, और ये होती है फाइट, ये होती है भूख, ये होती है आग कि हम जब किसी प्लेटफॉर्म पे गए हैं, जैसे हमने पहले भी कहा, वर्ल्ड कप क्वालिफायर जैसा प्लेटफॉर्म जो है वो दुनिया को शो करने के लिए होता है कि आपने ये पिछले 4 साल अपने क्रिकेट में किया क्या है। वर्ल्ड कप क्वालिफायर जैसा प्लेटफॉर्म याद और लर्निंग के लिए नहीं होता। वर्ल्ड कप क्वालिफायर एशियड के लिए क्वालिफायर जो प्लेटफॉर्म होते हैं वो होते हैं दुनिया को दिखाने के लिए कि हम इतने सालों से, पिछले 2 साल से या 3 साल से अपने फेडरेटिव में क्या कर आए हैं, क्या कैसा हमारा क्रिकेट है, ये देखिए आपके सामने हम परोस रहे हैं। और फुल मेंबर्स के लिए वो होता है वर्ल्ड कप। बिल्कुल, जब आईसीसी इवेंट जैसे T20 वर्ल्ड कप हुआ या फिर 50 ओवर वर्ल्ड कप हुआ, उन लोगों के लिए वो होता है। एशियड्स के लिए ये वो प्लेटफॉर्म होते हैं जहां पर आपको दुनिया को दिखाना होता है कि आपके अंदर क्या है और क्या आपके अंदर कैपेबिलिटी है और आप क्या कर सकते हैं। इसे कहते हैं क्रिकेट, टॉप क्रिकेट, रियल क्रिकेट, गुड क्रिकेट, आपको आउटस्टैंडिंग क्रिकेट, और ये होती है परफॉर्मेंस। एक वक्त को भी नीदरलैंड्स ने इस चेस को अपने हाथ से जाने नहीं दिया। उनके विकेट्स गिरते रहे लेकिन उनका रन रेट लगातार ठीक होता चला गया। पोस्ट में एनालिसिस जरूर करेंगे कि कैसे एक 376 रन के पहाड़ तक, 75 रन के पहाड़ तक जो है नीदरलैंड चेस करने में कामयाब रहा। क्या वो बड़ी वजह रही, क्या कुछ चीज़ें हुई हैं, इस पूरे एनालिसिस जरूर समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन एंड सबसे पहले आपका रिएक्शन इस आउटस्टैंडिंग मैच में, जो कि वन ऑफ द बेस्ट मैच इस टूर्नामेंट का कहलाएगा, इसमें कोई दोहराय नहीं। जरूर, बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत ज़बरदस्त जीत है नीदरलैंड की, और ये इस क्वालिफायर इवेंट में आकर जीत मैटर करती है। और अगर आप टक्कर देने आए हैं तो पहले टक्कर, और अगर आप पुरानी टीमें हो चुके हैं, कई दफ़ा वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेल चुके हैं, तब ये आप पर अप्लाई नहीं होता कि आप टक्कर दे। सीधा जीतना है, इंपॉर्टेंट होता है। जरूर, बहुत बेहतरीन, हर डिपार्टमेंट में बहुत अच्छे, यही परफॉर्मेंस हमें चाहिए थी, बहुत बढ़िया, यही परफॉर्मेंस हमें चाहिए थी। ये होता है क्रिकेट दिखाना। जरूर, बहुत ज़बरदस्त खेले हैं, कुछ चीज़ों पर बात जरूर करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए बहुत एक्सीलेंट क्रिकेट यहाँ पर खेला है नीदरलैंड की टीम ने। आउट क्लास कर दिया 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियन को, वेस्ट इंडीज। बिल्कुल सही कहा आपने। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, एक चीज़ यहाँ पर पहले क्लियर करना चाहेगा कि सबसे बड़ी बात यहाँ पर चीज़ आती है कि पिच कैसी है, फ्लैट है, नहीं है, चेज आ गया, चेज करना आसान है, वगैरह वगैरह। 376 रन आए दिन चेज नहीं होते, 375 रन आए दिन चेज नहीं होते। इतना आसान नहीं है कि आप गए और आपने बल्ला घुमाना चालू कर दिया और चेज हो गए। इसी वर्ल्ड कप क्वालिफायर में भी कितने टीमों के तो चेज भी आए हैं, वो चेज करते हुए भी मैचेस हारे हैं। लेकिन यहाँ पर जो परफॉर्मेंस दिखाई है नीदरलैंड ने, वो काबिल तारीफ है। अब चलिए डीप डाउन एनालिसिस की तरफ घुसने की यहाँ पर कोशिश करते हैं कि आखिर इस मैच को जीतने में कामयाब है। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि नीदरलैंड्स कहीं ना कहीं वो इकलौती एशियन टीम बनी है अभी तक। आगे अभी देखना होगा। और स्कॉटलैंड श्रीलंका का मैच है, और फिर सुपर 6 में वापस टीमें भिड़ेंगी, कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। लेकिन नीदरलैंड्स, थैंक यू सो मच कि आपने एक एग्जाम्पल सेट किया कि बाकी एशियन टीम्स के लिए कि हाँ, ये परफॉर्मेंस आपको दिखाने की ज़रूरत है। जब आप 300 पहुंचे थे तभी वेंगर आयन ने सोच लिया था कि नहीं, अब इंप्रेस कर दिया लड़कों ने, डेफिनेटली इंप्रेस कर दिया लड़कों ने। और इस पर एनालाइज जरूर होगा, चाहे टीम हार भी जाए फिर भी इस पर एनालाइज होगा, इस पर बात जरूर होगी, क्योंकि ये होता है परफॉर्मेंस। लड़कों ने जो फाइट दिखाई है वो काबिल तारीफ है, उस फाइट के लिए आपको क्रेडिट देना पड़ेगा। लेकिन जैसे आपने एक सही कही, अगर आप पुरानी टीम हो गए और कम से कम 2 बार 3 बार वर्ल्ड कप, 4 बार वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेल चुके हैं, तब आप पे सिर्फ फाइट का नारा नहीं लगेगा, तो आपको हराना भी होगा और फुल मेंबर्स के खिलाफ जीतना भी होगा। और कहीं ना कहीं बेहतरीन टीम, और बहुत खुशी है कि इस टीम ने एक फुल मेंबर को हराया। ये इस बात की खुशी है, क्योंकि बिल्कुल नीदरलैंड्स और स्कॉटलैंड, ये 2 टीमें अगर हराती है तो अपने आप में एक बहुत बड़ी खुशी जरूर होती है, और दोनों जस्टिफाइड भी होता है। दोनों ने हरा दिया है। आप देखेंगे तो स्कॉटलैंड ने आयरलैंड को और नीदरलैंड ने वेस्ट इंडीज को, दोनों ने ही फुल मेंबर को कहीं ना कहीं हराया। बिल्कुल, हाँ, उस लिहाज से देखें तो हराया जरूर है। लेकिन आपको देखना होगा कि आयरलैंड अब उनका जो रिसेंटली परफॉर्मेंस है, एशियड उन तक ना पहुंचा हो, लेकिन आयरलैंड खुद एशियड तक पहुंच गया उनकी परफॉर्मेंस की, ऐसी बात हो जाती है। चलिए एंड इस मैच की बात करें, सबसे पहले वेस्ट इंडीज ने यहाँ बैटिंग की और बहुत तगड़ा टोटल यहाँ पर लगा दिया। अगर हम देखें यहाँ पर 374 रन 6 विकेट पर, 50 ओवर पूरी बैटिंग उन्होंने की और बहुत बड़ा स्कोर यहाँ पर उन्होंने लगा दिया, जो कि नाकाफी रहा। बात करें कि उस वक्त उनके लिए ऐसा लग रहा था कि बहुत बेहतरीन टोटल है, और बेंटन की भी कहीं ना कहीं कह रहे थे कि काफ़ी अच्छा टोटल है और हम खुश हैं अपने टोटल से, ऐसा उन्हें उस वक्त लग रहा था। 374 रन जो उन्होंने यहाँ पर
लगाए हैं ओवरऑल। एंड वेस्ट इंडीज की तरफ से टॉप कंट्रीब्यूटर्स कौन से हैं जल्दी से वो जान लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे हमारे नेदरलैंड्स की तरफ, क्योंकि वही हमारे लिए सबसे ज्यादा मैटर करता है। नहीं जरूर, देखिए ब्रेंडन किंग और जॉनसन चार्ल्स ने एक अच्छी पार्टनरशिप दी, दोनों ने हाफ सेंचुरी बनाई। उसके बाद हम देखें शाई होप 47 रन, उनसे एक बड़ी पारी की उम्मीद थी लेकिन वो भी यहाँ पर जल्दी आउट हुए। उसके बाद निकोलस पुरान ने यहाँ पर दूसरी सेंचुरी, माफ कीजिएगा, इस टूर्नामेंट में उन्होंने दूसरी सेंचुरी लगाई है वेस्ट इंडीज़ के लिए। 104 रन उन्होंने बनाए, अच्छी पारी उन्होंने भी खेली और टीम का स्कोर इन्हीं बल्लेबाजों की बदौलत बहुत भारी भरकम 374 रन टीम ने पहुंचाया, इन्हीं चार बल्लेबाजों की वजह से। बिल्कुल, नीचे कीमो पॉल ने 25 गेंदों में 46 मार कर एक कैमियो जरूर निकाला और जो कहीं ना कहीं 350 पार करने में कामयाब रहे। जी हाँ, तो 374 रन वेस्ट इंडीज से बनाया 50 ओवर में। बॉलिंग यूनिट की अगर हम बात करें यार, तो जिम्बाब्वे के खिलाफ नीदरलैंड जो है वो 315 डिफेंड नहीं कर पाए थे और आज यहाँ पर 374 रन बॉलर्स ने कहीं ना कहीं खर्च कर दिए। डेफिनेटली हम उस वक्त तक की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि उस वक्त तक रिजल्ट नहीं पता था आपको कि बैट्समैन क्या करने वाले हैं। आज कुछ अलग ही कमाल रिजल्ट करने वाला है, लेकिन हम यहाँ स्पेसिफिकली बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं। क्या डेफिनेटली बहुत रन्स, खूब रन्स भरे हुए थे पिच पर, काफी आसान बल्लेबाजी नजर आ रही थी, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि बॉलिंग थोड़ी सी और कसी हुई होनी चाहिए थी, और अगर हाँ तो किन की तरफ से? नहीं जरूर, देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इतनी बॉडी लाइन में जो बॉलें हैं वो उसकी जो परसेंटेज है वो काफ़ी कम है। रूम काफ़ी बल्लेबाजों को मिला है यहाँ पर हर बॉलर्स की तरफ से। अगर आप देखेंगे यहाँ पेसर ने लोगान वैन बीक हो जिन्होंने 10 ओवर में 77 रन दिए हैं, विवेन किंगमा जिन्होंने 10 ओवर में 60 प्लस और रन उन्होंने भी दिए हैं। तो पेसर्स के थोड़ा सा बॉडी लाइन के करीब, पेसर्स अगर थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करके रखते तो काफ़ी बेटर होता, तो काफ़ी आप स्कोर को भी थोड़ा कम देखते अगर। लेकिन पेसर्स के रेस्ट्रिक्ट ना करने की वजह से, बॉडी लाइन के करीब ना होने की वजह से स्पिनर्स पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ा है यहाँ पर। और स्पिनर्स भी आज के डे में अगर हम देखें वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ तो बॉलिंग ज़रूर लैक की है। सही टेम्परामेंट, सही लाइन और लेंथ आज बॉलर्स जो है वो लैक किए। होता है, आप एक गेम में बुरा करते हैं, थ्रू आउट द टूर्नामेंट है, लेकिन इस चीज़ को कंटिन्यूटी में बना के रखना ये बॉलर्स की जिम्मेदारी है। बॉलर्स इस चीज़ को समझे कि 374 रन कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं। हमारा डिपार्टमेंट बहुत ख़राब गया है। उस वक्त आपको नहीं मालूम था कि आप मैच जीत रहे हैं या नहीं जीत रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं उस वक्त तक की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर आप देखें, आप बेस्ट लीड 6 ओवर में 72 रन उन्होंने दिए, बहुत हॉरेबल उनकी लाइन और लेंथ थी। टिपिकल बॉल करा रहे थे जो आसानी से एक क्लब या अकेडमी के जो बैट्समैन हैं वो भी रीड कर सकते हैं कि ये कहाँ बॉल डाल रहे हैं और कहाँ मैं इन पर रन कर सकता हूँ। ये वेस्ट इंडीज़ के बैट्समैन अच्छी तरह जानते थे, वैसे ही उनकी धुनाई भी हुई है। 6 ओवर में 72 रन उन्होंने दे डाले। उसके बाद आप देखें क्लिंटन फ्लॉयड एक थे, 6 ओवर में 26 रन उन्हें दिए। इस्तेमाल क्यों नहीं किया ये स्कॉट एडवर्ड बेहतर बता सकते हैं। उनका इस्तेमाल थोड़ा सा और होता तो ज़रूर बेहतर होता, लेकिन बॉलर्स के लिए अगर हम लिहाज से देखें तो थोड़ा सा नहीं, काफ़ी ज़्यादा अनडिसिप्लिन बॉलिंग नज़र ज़रूर आई है। रूम आपने काफ़ी बल्लेबाजों को बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन यार एक जगह है जहाँ पर वेस्ट इंडीज़ जो है और स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही थी। यहाँ पर अगर हम देखें शायद 140-150 पे वो एक विकेट भी थे, लेकिन साकिब जुल्फिकर वहाँ पर आए और उन्होंने 2 बैक टू बैक विकेट्स निकाले और वहाँ पर थोड़ा सा रन पे जो है ब्रेक लगा, जिसकी वजह से 20-25 रन कहने के वेस्ट इंडीज़ कम रह गया। ये मैं उस वक्त तक की बात कर रहा हूँ। जरूर, ये वेस्ट इंडीज को उसी वक्त सोचना चाहिए था कि ये कम नहीं है, ये बहुत ज़्यादा स्कोर है। ये अगर आपकी टीम देखिए, आपकी बॉलिंग लाइनअप देखिए तो ये बहुत ज़्यादा स्कोर है। और पहली इनिंग में यहाँ डेली क्रिकेट साफ कर देना चाहेगा कि वेस्ट इंडीज़ ने जब ये बोर्ड स्कोर टांगा तब ये समझ जाना चाहिए था कि ये बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि हमारे पास अच्छी बॉलिंग है, क्वालिटी बॉलिंग है। सामने वाली टीम से हम कई गुना ज़्यादा बेहतर हैं और हम ये साबित भी कर चुके हैं। 3-0 से हमने इन्हें हराया था एक बायोट्रेल सीरीज़ में, तो हम साबित भी कर चुके हैं। तो पहली इनिंग का ही स्कोर यहाँ पर काफ़ी था और अब एवरेज या उससे भी कई गुना ज़्यादा बेहतर स्कोर ये था। 374 रन, आप 140 पे हैं, ज़रूर आप 400 का ट्राई कर रहे होंगे कि 400 पड़ जाए एक वक्त पर, थोड़ा सा नीचे गिरे, लेकिन इतना नीचे नहीं गिर गए आप कि आप 280 या 300 तक ही पहुँचे, 374 तक पहुँचे। बिल्कुल सही कहा आपने। तो इस कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से डेफिनेटली 374 रन, ने पहले ही कहा कि ऐसे नहीं कि कोई भी आता है और आए दिन 374 चेस करके चला जाता है, तो 374 काफ़ी बेहतरीन टोटल यहाँ पर टीम ने ज़रूर लगाया। वहीं पर ये बात हो गई नीदरलैंड्स की बॉलिंग की, जहाँ पर कुछ एरियाज में उन्हें वो बेहतर कर सकते थे। 25 से 30 रन यहाँ पर कम रहा जा सकता था अगर थोड़ा सा बॉडी लाइन की क्लोज और बॉलिंग यहाँ पर होती। तो खैर ये बात हो गई बॉलिंग की। अब चले चेस की तरफ। नीदरलैंड्स के चेस की अगर हम यहाँ बात करें यार, तो उनका सबसे इंपॉर्टेंटली बात हो जाती है कि उनकी बात करते हैं फेस बाय फेस से। तीनों फेसों में उन्होंने किस किस तरह से रन्स किए हैं, इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे आप? ज़रूर, देखिए 1 से 10 ओवर की बात करें तो यहाँ पर ज़बरदस्त शुरुआत हुई।
71 रन विदाउट लॉस। ये पहला टिक मार दिया उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, ये बहुत बड़ा टिक था। उसके बाद हम मिड फेस में आए 11 से 40 ओवर में, तो यहाँ पर 196 रन टीम ने बनाए और 4 विकेट का नुकसान यहाँ टीम को हुआ। इतने ज्यादा रन टीम ने किए, विकेट्स भी गिर रहे थे लेकिन रन्स बने जा रहे थे कंटिन्यूटी। इसी को हम कह रहे थे शुरू में, ये होता है फाइटिंग जज्बा। एकदम शुरू में ये एग्जांपल भी आपको दे रहे हैं, ऐसे नहीं कि कह दिया फाइटिंग जज्बा, ये होता है। देखिए 4 विकेट मिड फेस में प्लेयर्स ने गंवाए, लेकिन उन्होंने अपना रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो कमी नहीं होने दिया। 6-7 इसी के आसपास वो चल रहे थे। फिर जाकर डेथ ओवरों में उन्होंने एंड गियर कैसे चेंज किया, बहुत ज्यादा। उसके बाद हम बात करें आखिरी के 10 ओवरों में, तो उन्होंने 107 11 के आसपास रन ले गए, बना दिए और 5 विकेट। यहाँ पर भी विकेट गिर रहे थे, यहाँ पर भी लगातार विकेट गिर रहे थे। उनके जो सेटअप बैट्समैन थे वो भी चले जा रहे थे डगआउट की तरफ, लेकिन रन्स आना लगातार जारी था जो टीम को चाहिए इतने बड़े टारगेट को चेस करने के लिए। ये प्रॉपर एग्जाम्पल है, बहुत बेहतरीन। 107 रन 5 विकेट के नुकसान पर टीम ने ठीक 374 पर जाकर 50 ओवर में जो स्कोर है वो वहां पर रुक गया। बिल्कुल। तो आप फेस बाय फेस देखिए, शुरू में इतने बड़े चेस के लिए आपको शुरुआत अच्छी मिलनी चाहिए, वो मिली। इतने बड़े फेस में आपको मिड ओवर्स में कम से कम रन बॉल तो चलना ही चाहिए, कम से कम रन बॉल चलना चाहिए, वो चला। 180 बॉल में 196 रन बनाए, रन बॉल थोड़ा ज्यादा ही, आप 100 रन एक्स्ट्रा भी जोड़ दिए। उसके बाद आपको डेथ फेस में अपने जो विकेट बचा के रखे उसको गियर में कन्वर्ट करना है, गियर बढ़ाना है, वो भी नीदरलैंड ने किया और 10.7 के रिक्वायर्ड रन रेट से ये एक प्रॉपर एग्जांपल है। हम कहते हैं कोई जब स्टडी होती है किसी चीज की, कोई एलएलबी कर रहा होता है, केस स्टडी जो होती है, ये एक परफेक्ट केस स्टडी है किसी भी अदर एसोसिएट टीम के लिए कि वो किस तरह से परफॉर्मेंस कर यहाँ पर निकाल सकते हैं और बड़े स्कोर को चेस करने का जो एक केस स्टडी आप कह सकते हैं, वो ये कहीं ना कहीं प्रॉपर एग्जांपल है। ये मैच नीदरलैंड्स की ये बैटिंग जो फेस बाय फेस हमने दिखाई, इसमें अब और ज्यादा हैरानी होती है। इसमें जो हैरानी होती है, शुरुआत बहुत जबरदस्त मिली। विक्रमजीत सिंह 37 और मैक्सवेल आउट 36 रन बनाए इन्होंने। मैक्सवेल आउट डेफिनेटली अपना विकेट देकर गए हैं, वो कुछ और लंबा वहां पर अपना विकेट देकर गए, लेकिन वही है कि वो अपने इसी तरह के प्लेयर हैं, ज्यादातर उस तरह के शॉट्स बेहतरीन होते हैं, लेकिन कभी कभी वो इस तरह की गलतियां करते हैं, लेकिन टीम को बहुत बार उनकी इस तरह की स्ट्रोकबिलिटी से फायदा भी हुआ है। और ये वन ऑफ द बेस्ट नहीं, ये सबसे बेस्ट एसोसिएट पेयर है विक्रमजीत सिंह और मैक्सवेल आउट। इस वक्त अगर हम देखें पिछले 1 साल से सबसे ज्यादा रन इन्होंने एज अ पेयर किए हैं अगर एसोसिएट की तरफ से हम देखें किसी भी एशियन टीम को मिलाकर। इन्होंने शुरुआत अच्छी दिलाई, उसके बाद वेस्ले बेरेसी आए, इन्होंने भी तेज तरह रन किए। इनका 34 बॉलों में 27 रन, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया, 34 में 27 मारे, वो आउट हो गए। यहाँ पर बेस्टी लीड आए, उन्होंने 47 बॉलों में 33 मारे, वो भी आउट हो गए। यहाँ पर थोड़ी सी टीम मजदार में लटक रही थी, लेकिन फिर भी रन्स बहुत हो गए जरूर, क्योंकि रन्स लगातार 100 से ऊपर हो गए थे, रन जरूर आ रहे थे। फिर यहाँ पर आए स्कॉट एडवर्ड्स और तेजान निदोम्रोड। इन दोनों की जो यहाँ पर इनिंग रही है वो आउटस्टैंडिंग रही है। क्या नहीं रहा इस इनिंग में यान, 100 सिंगल्स निकाले हैं, कमाल है, कमाल। 100 और पूरी टीम ने नीदरलैंड ने तो 100 से ज्यादा सिंगल्स निकाले, इन दोनों ने मिलकर 100 के आसपास सिंगल्स निकाले, इंक्लूडिंग ऊपर के टॉप ऑर्डर के बैट्समैन की हम बात करें। 40 ओवर तक नीदरलैंड के बैट्समैनों ने 100 सिंगल निकाले थे, रनिंग बिटवीन द विकेट की है, डबल्स निकाला है, ट्रिपल्स निकाला है, बाउंड्रीज मारी है। कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप ये नहीं जरूर। कुछ दिन पहले हमने एक बात कही थी, शायद कोई एनालिसिस हम कर रहे थे, शायद नेपाल का था या किसी और का था, हमने उस पर एक बात कही थी, जिन्होंने सुना होगा कि बाउंड्रीज से ज्यादा खतरनाक सिंगल्स होते हैं। जी हाँ, और आज ये फिर साबित हो गया, एक और बार साबित हो गया, साबित तो हजारों बार हो चुका है क्रिकेट में, लेकिन एक और बार साबित हो गया कि लॉन्गर फॉर्मेट में आप जितना जाएंगे उतना ज़्यादा क्रिटिकल एक रन या सिंगल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं चौके और छक्के के मुकाबले। इन सिंगल्स ने एक बेस रखा, एक विकेट को बचा के रखा। जिस तरीके से ये बैट्समैन रनिंग बिटवीन द विकेट कर रहे थे वो शानदार रनिंग बिटवीन विकेट रही है दोनों के बीच में। दोनों समझ रहे थे कि ये जैसे होता है कि हमारे पास कुछ ही ऐसा लग रहा था इन दोनों को देखकर कि ये आखिरी मिनट गिन रहे हैं अपनी जिंदगी के, बस बिल्कुल दौड़ना है, दौड़ना है, दौड़ना है, हमें दौड़ते ही रहना है। इस लेवल का पागलपन इन दोनों बल्लेबाजों के सर पे था। बाउंड्रीज चाहिए, बाउंड्रीज आ रही हैं, थोड़े वक्त बाद आ रही हैं, लेकिन उससे पहले हमें रन्स ऐसे दौड़ने हैं जैसे यही हमारे लिए सब कुछ है। बिल्कुल, और इतना बेहतरीन क्रिकेट दिखाया इन्होंने, जो आप कहते हैं कि मिसिंग होता है ये बहुत एसोसिएट टीमों से, बहुत ज़्यादा मिसिंग होता है। 10 का रन रेट है लेकिन वो खेल ऐसे रहे जैसे 20 का रन रेट चाहिए। बिल्कुल, ये चीज़ यहाँ पर हमें नहीं दिखी। हमें 10 के रन रेट से तो 10 के रन रेट से ही यहाँ रन बनते हुए हमें दिखे। बिल्कुल काफ़ी परफेक्शनिस्ट, एक प्रोफेशनलिस्ट क्रिकेट हमें यहाँ देखने को मिला है इन दोनों बल्लेबाजों की तरफ से। बहुत बहुत क्वालिटी एक इनिंग
यहाँ नज़र आई है, जो कि आए दिन कभी नज़र आती नहीं है एसोसिएट टीम से। बिल्कुल सही कहा आपने। और तेजा जो है यान नीदरलैंड की बात करें तो ये पहली बार नहीं है, ये पहली बार नहीं है, वो लगातार साइकिल चल रहा है। जी हाँ, जिम्बाब्वे के खिलाफ भी उन्होंने किया था यहाँ पर अभी रिसेंटली, और यहाँ पर फिर से उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ किया, लगातार अच्छे होंगे। मेरे ख्याल से 35 या 40 के आसपास का उनका एवरेज भी इस वक्त चल रहा है। बेहतरीन ये एक बैट्समैन जो है टीम नीदरलैंड को मिलते नजर आ रहा है। और स्कॉट एडवर्ड्स बिल्कुल हराने नहीं, वो ऐसे ही नहीं खेलते, हरानी होती भी नहीं है। या आज भी उन्होंने खूब स्वीप शॉट्स का इस्तेमाल किया और वहाँ पर सिंगल्स बोल रहे हैं। जो सबसे बड़ा यूएसपी रहा है इन नीदरलैंड्स के इस पूरे चेस का, वो रहा है सिंगल्स। जरूर 100+ सिंगल्स नीदरलैंड्स ने आज इस मैच में निकाले हैं। या जरा गौर करिए, 374 रन के चेज में उन्होंने 100 से ऊपर रन दौड़ के लिए, सब भी सिंगल्स दौड़ के लिए, फिर डबल से, फिर ट्रिपल से, तो उन्होंने कितना ज्यादा पिच के बीच में जो है दौड़ लगाई है। इससे अंदाजा आता है कि क्या फाइट डिटर्मिनेशन किस तरीके की रही है नीदरलैंड्स की, काबिल तारीफ है। अगर किसी से उम्मीद थी कि अगर कोई परफॉर्मेंस इस तरीके की इस वर्ल्ड कप क्वालिफायर में निकाल सकता है तो वो दो ही टीमें थी, स्कॉटलैंड और नीदरलैंड्स ने आज फाइनली वो करके दिखाया। जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने 315 मारे थे और लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जीत नहीं पाए क्योंकि बॉलिंग खराब हुई है। जरूर हमने आज भी आपसे कहा, लेकिन उस वक्त ये साबित हुआ था कि बॉलिंग जो है वो कहना खराब रही है, लेकिन बैट्समैन ने उस दिन भी बेहतर परफॉर्मेंस किया था और आज तो कमाल ही कर दिया। वहीं पर स्कॉटलैंड से एक उम्मीद और ज्यादा थी, आयरलैंड को उन्होंने हराया, लेकिन अभी उम्मीद रहेगी श्रीलंका से, और श्रीलंका कुछ और ज्यादा बड़ी टीम हो जाती है, लेकिन उम्मीद हम बरकरार जरूर रखेंगे। उसके साथ साथ अभी वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे से भी उनका आगे जाकर सामना होना है। ये चेज रहा है। उसके बाद ये दोनों लगभग पूरा मैच ले गए, लेकिन लास्ट का जो फेस रहा लगभग 50 रन चाहिए थे, 50 से 55 रन चाहिए थे, तब तेजा नीलमनु और स्कॉट एडवर्ड्स दोनों ही पवेलियन लौट चुके थे। 24 से 25 बॉलों में 48 से 50 रन करीब टीम को चाहिए थे। वहां पर एंट्री हुई एक प्लेयर की, लोगान वैन बीक की। अगर हम इन्हें कहें लोगान वैन डेमॉन तो गलत नहीं। बिल्कुल आज दानव की तरह इन्होंने ये ग्राउंड पर आए और इन्होंने लगभग वेस्ट इंडीज की हर बॉलिंग के डिपार्टमेंट को भेद कर रख दिया। वेस्ट इंडीज की बॉलिंग की बात जरूर आयन मैं आपसे पूछूंगा, आखिर 374 कैसे डिफेंड और क्यों डिफेंड नहीं कर पाए, लेकिन आयन लोगान वैन बीक की वो इनिंग, सुपर ओवर वाली नहीं, वो इनिंग को आप कैसे देखते हैं? 24 बॉलों में 48 से 50 चाहिए थे, आसान नहीं था। नहीं जरूर, देखिए ये इनक्रेडिबल है, ये आप इसे आपने सारे स्ट्रोक्स देखे, आप इसे ये नहीं कह सकते कि हो गया या कर दिया आज डे। आप शॉट्स तो देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, शॉट्स वो हो गया तब होता है जब बल्ला ऐसे चला रहे हो बॉल वो चली गई, बल्ला ऐसे चला रहे हो बॉल पीछे चली गई, वो हो गया कहलाता है। लेकिन इनके शॉट्स देखिए आप, पावरफुल शॉट है। ऐसा लग रहा था कि कोई बिग हिटर, कोई ओपनिंग या कोई मिडिल ऑर्डर में आते हैं तो ऐसे बल्लेबाज बहुत शानदार, वेल डन, बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी, जिस तरीके की बल्लेबाजी चाहिए थी उस वक्त पे एक्जैक्टली आपने वही डिलीवर किया जिस वक्त टीम को ये ज़रूरत थी। इस तरीके के प्लेयर टीम के पास हैं जो कि टीम को जीत दिला सकते हैं, तो नीदरलैंड की ये बहुत बड़ी जीत है कि उन्होंने ऐसे प्लेयर अपने पास रखे हुए हैं, सही वक्त पे काम आए, यही वो प्लेयर कहलाते हैं, और वो उनमें से एक लोगान वैन बीक। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर एक चीज वापस से हम कहेंगे, देखिए वर्ल्ड कप क्वालिफायर जो प्लेटफॉर्म है वो आपको दिखाने का है कि आपने क्या कुछ वहाँ पर खेला है। क्रिकेट वर्ल्ड कप सुपर लीग से जितनी भी चीजें टीम ने गेन की वो एट द एंड क्रिकेट वर्ल्ड कप सुपर लीग में वो चीज वो प्रोड्यूस नहीं कर पाए, लेकिन फाइनली उन्होंने वर्ल्ड कप क्वालिफायर में आकर ये जरूर दिखाया, ये इस बात को आपको क्रेडिट देना होगा, और डेल क्रेडिट इस बात को क्रेडिट जरूर नीदरलैंड को देगा, जहां पर उनकी क्रिटिसिज्म थी वहां पर हमने की, और जहां पर उन्होंने परफॉर्मेंस दी है तो वहां पर उनकी प्रेज बिल्कुल बनती है। और यहाँ पर उन्होंने दिखाया है कि नहीं, हम पहले से तो बेहतर होकर आए, बिल्कुल जी, हम पहले से बेहतर होकर आए। डेफिनेटली हम वो कंसिस्टेंसी शायद बरकरार ना रख पाए फुल मेंबर के खिलाफ, जी एशिया के खिलाफ तो इस बार धमाका होने वाला है। क्रिकेट वर्ल्ड कप जो इस बार होने वाला है वो जबरदस्त होने वाला है। नीदरलैंड्स की एंट्री होने के बाद तो और कंपटीशन जो है वो लेवल जो है वो बहुत हाई हो जाएगा, लेकिन नीदरलैंड ये जरूर दिखाया हम बेहतर जरूर होकर आए हैं, और वो आपने दिखाया कहाँ? वर्ल्ड कप क्वालिफायर। बिल्कुल सही, यही तो हम लगातार कहते हैं कि ये जो प्लेटफॉर्म्स है एशियट्स के लिए, वर्ल्ड कप क्वालिफायर जो प्लेटफॉर्म होते हैं, ये आप दुनिया को दिखाने के लिए होता है कि आप कहां तक पहुंचे, आपने पिछले 2-3 साल अपने क्रिकेट में क्या किया है, कितने आप अच्छे बने। चलिए इस प्लेटफॉर्म पे हमें दिखाइए, क्यों? क्योंकि ये प्लेटफॉर्म जो है ये दुनिया के बाहर के लोग भी देख रहे होते हैं। यहाँ पर आप कितने लोग, अब आप सोचिए आज कितने लोगों की नजर थी इस मैच। बिल्कुल एक तरह से आप कह सकते हैं कि नीदरलैंड्स ने यूएसए को बचा लिया। आज एक तरफ एसोसिएट का नाम जो है वो मट्टी में मिलाने का पूरा काम किया यूएसए ने, जिस तरह की परफॉर्मेंस दिया, डिजास्टर परफॉर्मेंस दी है। अब तक इस पूरे वर्ल्ड कप क्वालिफायर की सबसे हॉरिबल टीम निकल कर आई है, ना बॉडी लैंग्वेज, ना परफॉर्मेंस, ना कुछ भी नहीं, और प्लेयर जो अच्छे खासे फिटफाट है वो बाहर जाके बैठे हुए हैं।
अली खान की मैं बात कर रहा हूँ। तो एक तरफ पूरा मट्टी में नाम मिलाने की कोशिश की गई यूएसए की तरफ से आज के दिन में, लेकिन आज ही के दिन भर नीदरलैंड्स ने सिंगल हैंडेडली वापस से एसोसिएट्स को ऊपर लाकर खड़ा कर दिया कि ये परफॉर्मेंस देकर अब यूएसए का जो परफॉर्मेंस है वो पूरा का पूरा ढक जाएगा। अब चर्चा जो है वो नीदरलैंड्स की होगी। चर्चा क्यों होगी? क्योंकि टीम जीत गई। बिल्कुल जी हाँ। अगर सिर्फ लड़े होते ना, ये चर्चा आज रात तक ही खत्म हो जाती, सुबह तक ही जो है लोग भूल जाते, अरे यार अफसोस हुआ, लेकिन चलो जीती तो वेस्ट इंडीज। बिल्कुल जीते हैं तो ये बात जो है लंबी जाएगी, लड़ाई पे ये बात अब ये याद रहेगी हमेशा डेफिनेटली याद रहेगी हमेशा। 26 जून कोई डेट नहीं भूलने वाला 2023 का, वेस्ट इंडीज तो और भी नहीं भूलेगा। इसीलिए वर्ल्ड कप क्वालिफायर जो प्लेटफॉर्म है, अब देखिए अगर आप एक वर्ल्ड कप क्वालिफायर में खेल कर ये कहेंगे कि हाँ हम इस वर्ल्ड कप क्वालिफायर से कुछ सीख कर जा रहे हैं, फिर आगे जाकर टीम अगले वर्ल्ड कप क्वालिफायर में टीम बेहतर करेगी, ये भी गलत है। जरूर ये जो आप टीम देख रहे हैं नीदरलैंड्स की, 2018 का जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर हुआ था, इस स्क्वाड में सिर्फ 4 प्लेयर इस वक्त मौजूद हैं। 4 प्लेयर की अगर मैं बात करूं, वेस्ले बैरिसे, मैक्स ओडाउड और स्कॉट एडवर्ड्स और एक और प्लेयर थे जितना मुझे याद नहीं आ रहा, शायद जुल्फिकर या शायद जुल्फिकर होंगे, ये एक प्लेयर थे। लोगान वैन बीक शायद नहीं होंगे यार, एक और कोई प्लेयर थे, लेकिन हाँ जी 4 ऐसे प्लेयर्स थे जो उस वर्ल्ड कप 4 ऐसे प्लेयर थे उस वर्ल्ड कप क्वालिफायर में थे, लेकिन इस वर्ल्ड कप क्वालिफायर में नहीं है। वो कुछ काउंटीज में और कुछ कहीं ना कहीं रिटायर हो चुके हैं। उनके बिना आप परफॉर्मेंस देखिए। बिल्कुल। क्यों? बीच में जो आपने किया है, बीच में आप क्या सीखे हैं, वो इंपॉर्टेंट करता है। 2018 में आपने क्या खेला, क्या आप वही चीज सीख कर 2022 में अप्लाई कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। आपको बीच में भी तो मैचेस खेलने हैं, और नीदरलैंड को क्रिकेट वर्ल्ड कप सुपर लीग के जरिए अलग अलग कंडीशंस में जो मैचेस मिले, फाइनली उन्होंने एक परफॉर्मेंस तो ऐसी थी जहां पर टीम को उन्होंने हराया। टक्कर वाली बात नहीं, टक्कर वाली बात हमसे पहले का एक दिन में लोग भूल जाते हैं, हराया, ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रहा। इसीलिए टीमों का जो बाकी अच्छी टीमें हैं, आपको अवे में जाना शुरू करना चाहिए। बिल्कुल। यहाँ से कुछ लर्न नहीं होने वाला। क्या आप सोच रहे हैं यहाँ से कुछ लर्न करके जाएंगे, फिर 2027 में जब आएंगे तो क्या अचानक से अच्छी परफॉर्मेंस हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। आपको बाहर निकलना पड़ेगा, बाहर जाके मैचेस खेलने होंगे, टफ मैचेस खेलने होंगे। अपने एशियट्स में भी नहीं, क्योंकि एशियट्स में भी टफ क्रिकेट इतना नहीं हो पाता। आपको बाहर यानी दूसरे फुल मेंबर के खिलाफ, क्लबों के खिलाफ मैचेस खेलने होंगे, तब जाकर आपके अंदर ये धीरे धीरे टफनेस निकल कर आएगी। सिर्फ एक क्वालिफायर खेलकर आप सोचेंगे कि हाँ हम अगले क्वालिफायर में बेहतर कर लेंगे, चलिए यहाँ से सीख लिया, ये नहीं होने वाला। आपको बीच में आपने क्या किया, वो वर्ल्ड कप क्वालिफायर हम वापस से वही रिपीट करेंगे। यहाँ पर दिखाना होता है कि आपने पिछले 2-3 सालों में क्या क्रिकेट सीखा है और क्या खेला है, बल्कि ये नहीं कि आप यहाँ से लर्न कर। खैर अब यार सीधे सवाल आपसे सिंपल सा, उसके बाद से कंक्लूड करते हैं। सुपर ओवर डेफिनेटली आप सबने देखा, वहां कुछ बताने लायक है, धमाकेदार रहा और लग रहा था कौन सी टीम ने इस मैच में डोमिनेट किया, कौन सा नहीं। वो होल्डर के चेहरे से और पहली बॉल पे जब छक्का पड़ा, होल्डर के चेहरे से समझ में आ गया। बिल्कुल। एक छोटी सी चीज, अगर ये मैच एक रन पर ही रुक जाता, टाई हो जाता, वहां पर अगर टाई नहीं होता, जी हाँ सुपर ओवर ऐसा कुछ रूल ही नहीं होता, तो ऑब्वियसली ये नीदरलैंड की जीत थी। इसे टाई कहना बेमानी होता कि अगर ये टाई बोल रहे हैं 1 रन से, अगर ये रूल नहीं होता सुपर ओवर का, लेकिन रूल है। उसमें जाकर भी जो लोगान वैन बीक ने, और बहुत बेहतरीन प्लान कि लोगान को उन्होंने वहां पर भेजा। अक्सर देखा जाता है कि बल्लेबाज को, ऊपर वाले बल्लेबाजों को भेज दिया जाता है जो उनकी टीम के बिग हिटर है, जो सही आइडिया होता होगा, लेकिन परफेक्ट आइडिया वो होता है जो अभी बल्लेबाज खेल के गए हो, उन्हीं को सुपर ओवर में भेजा जाए तो बहुत बेहतर होता है। जो स्कॉट एडवर्ड ने बहुत अच्छा बेहतरीन कैप्टनसी यहाँ पर दिखाई है स्कॉट एडवर्ड्स ने इस चीज में। एंड ओवर टू यू, 374 रन डिफेंड करने में कहाँ चूक गई ये सो कॉल्ड इतनी बेहतरीन बॉलिंग लाइनअप? नहीं जरूर, देखिए इसका ब्लेम बिल्कुल जेसन होल्डर है, अजाइल जोसेफ है, अकील हुसैन है, इन तीनों पर जरूर जाएगा। ये तीनों अपनी टीम के इस वक्त प्राइम बॉलर के रूप में सामने है, और इन तीनों का जो परफॉर्मेंस रहा है घटिया से भी घटिया रहा है। अगर हम देखेंगे इस जर्नी में, अगर आप देखें खासकर आज के मैच में जो परफॉर्मेंस रहा है, इन प्लेयरों का जो इतना ज़्यादा मैचेस खेलते हैं, कोई एक्सक्यूज़ यहाँ बनता नहीं है। बिल्कुल वेस्ट इंडीज खत्म होती चली जा रही है। एक मिसाल था T20 में स्कॉटलैंड ने हराया, लास्ट ईयर इनको हराया रौंडा, उसके बाद आज यहाँ पर नीदरलैंड ने रौंड डाला बुरी तरीके से वेस्ट इंडीज़ को। तो ODI में भी वेस्ट इंडीज़ दबती की दबती चली जा रही है। दूसरी टीमें भी अगर तेज़ी के साथ अपना गेम का लेवल बढ़ाएंगी तो वेस्ट इंडीज़ जैसी टीमों को और आसान होगा हराना और मात देना। जिस तरीके का क्रिकेट वेस्ट इंडीज़ खेल रही है, बॉलिंग लाइनअप हॉरिबल रही है आज। जिस तरीके से बॉलर्स ने रन लुटाए हैं, एक्स्ट्रास में भी रन गए हैं, लाइन और लेंथ को भूल गए हैं बॉलर, स्लॉट एरियाज में बॉलिंग दे रहे हैं, स्पिनर्स
अपनी एक छक्का एक चौका खाने के बाद इम्प्रूवमेंट नजर नहीं आ रही है बॉलिंग में। उल्टा डर रहे हैं, वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। बताइए आप तो क्या कहेंगे आप? फुल मेंबर से ये एक्सपेक्टेशन नहीं है, आप दुनिया के बड़े से बड़े कोच ला सकते हैं, दुनिया में कहीं भी जाकर खेल सकते हैं, आप लोगों को मनाही नहीं है। अभी इंडिया के खिलाफ सीरीज होने वाली है वेस्ट इंडीज की, शर्म से डूब जाना चाहिए इस वेस्ट इंडीज को। अभी आने वाले वक्त में जुलाई में इंडिया के खिलाफ दुनिया की टॉप मोस्ट साइड के खिलाफ ये टेस्ट सीरीज और वनडे सीरीज खेलने जा रहे हैं, जहां पर आज वेस्ट इंडीज नीदरलैंड ने इन्हें खत्म करके रख दिया है इनके ओडीआई क्रिकेट की हिस्ट्री को। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत बड़ा डेफिनेटली ये दाग जो है वेस्ट इंडीज अपने दिमाग में और सहन में और अपने शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत ही डिजास्टर परफॉर्मेंस हुई है और वेस्ट इंडीज का जो डाउनफॉल है वो क्लियरली यहाँ पर नजर आता हुआ नजर आ रहा है। खैर, हम यहाँ पर वेस्ट इंडीज की बात से ज्यादा हमारे नीदरलैंड्स की बात जरूर करना चाहेंगे। उन्होंने जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई है, आखिर जिन्होंने किया वो नीदरलैंड्स यहाँ पर निकल कर आए। बिल्कुल सही टीम ने ये की है। स्कॉटलैंड और नीदरलैंड, ये उनसे अगर उम्मीद भी किसी से होती उन्हीं से हो सकती है कि अगर इन टीम्स को वो मात दे, हराएं सीधा, तो डेफिनेटली वो यही दोनों टीमें हैं और कोई दौराय नहीं है। ये दोनों टीमें बार बार इतना सब कुछ कर रही हैं कि हर किसी की जुबान पे यही रहता है कि जब भी कोई पूछेगा कि भैया अगला फुल मेंबर कौन हो सकता है, तो हर कोई लगभग अपने 99.9% लोगों का आंसर यही होता है कि स्कॉटलैंड और नीदरलैंड्स ही अगले फुल मेंबर्स लगते हैं। अगर आप पूरी तरह से रियल और फेयरनेस की तरफ जाएंगे तो स्कॉटलैंड और नीदरलैंड ही नेक्स्ट फुल मेंबर जरूर होंगे और ये बार बार लगातार साबित जरूर करते हैं। वेल डन नीदरलैंड्स, वेल डन। आपने एक एग्जांपल प्रेजेंट कर दिया बाकी एशिया टीम्स के लिए। इस वर्ल्ड कप क्वालिफायर में आपको परफॉर्मेंस दिखानी है, आपने क्या सीखा, क्या कुछ आपके पास है, वो दिखाने वाला प्लेटफॉर्म होता है ये, और ये आपने सबसे बेहतरीन तरीके से प्रूव किया है। उम्मीद स्कॉटलैंड से भी अब और ज्यादा बढ़ गई है। व्यवस्था हम कहेंगे जीतना सही, एक फाइटिंग स्पिरिट, एक ब्रेवरी, इंटेंट, जी हाँ, एक इंटेंट हो, एक खेल हो कि नहीं हम ऐसे इतना आसान होगा नहीं, क्योंकि सामने जबरदस्त स्पिन अटैक वहां पर इंतजार कर रहा होगा जो कि वेस्ट इंडीज के पास दूर दूर तक नहीं था। वहां पर इतना आसान, जो नए लड़के हैं अभी सीखेंगे इस चीज को, स्पिन को खेलना। डेफिनेटली बात कर रहा हूँ मैं नहीं कह रहा कि स्कॉटलैंड सीखेगा, स्कॉटलैंड कितना सीखेगा, जो नए लड़के आए हैं वहां पर वो जरूर इस चीज को देखेंगे, लेकिन स्पिन खेलना इतना आसान होगा नहीं। लेकिन उम्मीद जरूर करेंगे कि वो भी कम से कम कुछ टफ फाइट वहां पर जरूर दिखाएं। फिलहाल इस एनालिसिस में कांग्रेचुलेशंस नीदरलैंड, आपने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस यहाँ पर दी है और हैट्स ऑफ है जिस तरह की परफॉर्मेंस आपने आज प्रेजेंट की और सारी बाकी एशिया टीम्स को एक एग्जांपल सेट कर दिखाया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना, बाय।